इस दुनिया में कई धर्म हैं और उन धर्मों के कई रीति रिवाज होते हैं और हर रीति रिवाज बरसों से चले आ रहे हैं और उन रीति रिवाजों को पूरा भी करना होता है। तमाम रिवाज या रिवायत हम इंसानों के ही बनाए गए हैं, जो कि बड़े बुजुर्ग अपने कबीले या धर्म के अलग अलग पहचान के लिए बना कर गए थे। उन पर अमल करना हर हाल में जरूरी होता है, वरना उन बड़े बुजुर्गों के मुताबिक हमारी जिंदगी बहुत सी परेशानियों में आ सकती है। कुछ ऐसी ही अजीब व गरीब रस्म रिवाज मुझे भी करनी पड़ी। वह वक्त व लम्हा मेरे लिए बहुत बुरा था, मगर हैरत होती है उन लोगों पर जो अपनी बनाई गई रस्म को जिंदगी में खुशी हासिल करने की चाबी मानते हैं, जिन्हें ना चाहकर भी हमें पूरा करना पड़ता है। आज इस रस्म की भेंट मुझे चढ़ना था, एक ऐसी रस्म जिससे शायद मैं मर जाती। मैं नाजुक सी लड़की एक सफेद नस्ल के घोड़े का मुकाबला कहाँ कर सकती थी। तब तक मेरे आंसू बहे थे। एक पल मुझे इस शख्स का ख्याल आया जिसके खातिर मुझे बलि का बकरा बनाया जा रहा था। कैसा शख्स था जो मेरी ही बेबसी को और मुझे घोड़े के साथ बड़ी शान से देखेगा। ऐसे लोग क्या मर्द कहलाने के भी लायक है, जो रस्मों की भेंट हमेशा औरतों को ही चढ़ाते हैं। ये बात तब की है जब मैं 19 साल की थी। अपने पूरे खानदान में सबसे ज्यादा हसीन और खूबसूरत लड़की थी। मेरे बाबा की नौकरी शहर में शिफ्ट हो गई थी। मैं अपने माँ बाबा की इकलौती बेटी थी। मैंने शहर से ही बहुत पढ़ाई हासिल की और अपनी जिंदगी की 19वीं सालगिरह वही गुजारी। पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, लिहाजा अब गांव से मेरी दादी माँ और ताई जी बार बार बाबा को कॉल करके वापस गांव आने का कह रहे थे। मेरी दादी माँ को मेरे माँ बाप से ज्यादा मेरी शादी की फिक्र थी। मेरी शादी का मेरे माँ बाप का भी कोई इरादा नहीं था, मगर मैं एक सुलझी और शर्मीली किस्म की लड़की थी। माँ बाप के सामने अपनी मर्जी को कहीं रख सकती थी, इसलिए वह जो भी फैसला करते मैं इस फैसले में राजी थी। कुछ दिनों के बाद बाबा ने जॉब से छुट्टियां ली और हम वापस गांव के लिए रवाना हो गए। बाबा ने हमें यहाँ छोड़कर वापस चले जाना था। मैं पहले भी कई बार गांव गई थी, मगर अब हमेशा हमेशा के लिए मुझे वहीं रहना था और ये भी जानती थी कि मेरी शादी मेरे घर वाले गाँव में ही करवाएंगे। वापस शहर जाने का कोई चांस नहीं था। कुछ घंटों बाद हम अपने गांव पहुंच गए। गांव के शुरू में ही खुले मैदान और खेतों के नज़ारे शुरू हो गए थे। तभी एक मैदान में मुझे बड़ा सा शामियाना लगा दिखाई दिया। शायद गांव में किसी की शादी हो रही थी। मैं गौर से उस तरफ देखने लगी। खैर, मेरी शादी भी यूं ही किसी शामियाने में बैठकर की जानी थी। ये तो मैं जानती थी कि कुछ ही देर में हम अपने बाबा के घर के सामने पहुंच गए। दादी माँ और ताई जी के साथ साथ सभी घर वालों ने बड़ी गर्मजोशी से हमारा स्वागत किया। मैं अंदर कदम रखने ही वाली थी कि मुझे पीछे से घोड़े के भारी कदमों की आवाज आई। मैंने अस्तबल बना देखा था, जिसमें से एक घोड़ा भागकर हमारी तरफ आ रहा था। मुझे घोड़ों से बेहद डर लगता था। उसे अपनी तरफ आते देखकर मैं डर से चीखते हुए घर के अंदर भागने लगी। मुझे यूं डरा हुआ देखकर ताई जी ने गले लगाया और परेशानी से दादी माँ को देखने लगी। मेरी दादी माँ जरा सख्त रवैये की थी। फौरन मुझसे बोली कि अब इस गांव में आ चुकी हो, घोड़ों से डरना छोड़ दो। तुम्हें पता होना चाहिए हमारे गांव की रस्म का, जब तक दुल्हन को घोड़ों के साथ। दादी माँ की बात फौरन मेरी माँ ने काट दी और बोली कि बच्ची है, डर गई है। शहर में इसने ये सब नहीं देखा ना, इसलिए कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी। दादी माँ की अधूरी बात मेरे अंदर कई सवालात पैदा कर गई। माँ का उनकी बात टोकना साफ जाहिर था। तभी ताई जी मुझे बहलाते हुए अंदर ले जाने लगी। सबके साथ घुल मिलकर मैं बिल्कुल भूल चुकी थी। थोड़ी देर पहले जो भी हुआ था, रात हुई तो सबने मिलकर खाना खाया। खाने से फारिग होकर मैं कमरे में सोने के लिए लेटी ही थी कि मुझे घोड़े के हिनहाने की आवाज आई। मेरा दिल जोरों से धड़क उठा। मैं फौरन उठकर बैठ गई। इसके साथ मुझे कुछ रोने और चिल्लाने की आवाजें भी आने लगी। मैं भागकर अपनी माँ से लिपट गई। रात के इस खामोश वक्त में ये आवाजें मुझे काफी डरा गई थी। मैंने पूछा कि माँ, ये आवाजें क्यों आ रही है? मेरे इस सवाल पर ताई जी ने मेरी तरफ देखा और हड़बड़ा कर फौरन कमरे का दरवाजा मजबूती से बंद कर दिया और बोली कि तुम सो जाओ, शायद वह घोड़ा फिर खुल चुका है, इसलिए ऐसी आवाज आ रही है। ताई जी के चेहरे से पता चल रहा था कि कुछ छुपा रही हैं। मैंने उन्हें सवालिया नजरों से देखा और फिर बोली, क्या बात है ताई जी? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप सब मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? मेरी बात पर माँ बोली कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ना कोई छुपाने वाली बात है। अगर कुछ है भी तो तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगी। अब जाकर सो जाओ। मैंने एक एक नज़र माँ और ताई पर डाली और फिर अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। ये तो तय था कि कुछ बहुत ज़रूरी राज था जो मुझसे छुपा रही थी।
वह शोर शराबा और चीखने की आवाज़ मुझे लगातार आ रही थी, जैसे कोई डर और दर्द से चीख रहा हो, और आवाज़ भी किसी लड़की की ही थी। न जाने क्या हो रहा था उसके साथ जो वह इस कदर रो रही थी, मगर हैरत की बात तो ये थी कि इसे बचाने या देखने के लिए ना तो मेरी ताई जी बाहर निकली थी और ना ही मेरी माँ। न जाने कब मेरी आंख लग गई और मैं सो गई। सुबह सवेरे उठने के बाद दादी माँ ने मुझे अपने पास बुलाया और बोली, आज तैयार रहना, घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं तुमसे मिलने। उनकी बात पर मैं चौंकी और पूछा कि आखिर कौन मेहमान आ रहे हैं। मेरे सवाल पर वह बोली कि आज रिश्ते वाले आ रहे हैं तुम्हें देखने, वह भी इसी गांव से है, बस 2 गलियां छोड़कर उनका घर है। दादी माँ के अल्फाज ने मुझ पर जैसे बम गिराया था। अभी तो 1 दिन हुआ था मुझे यहाँ आए हुए और अभी से ही रिश्ते वाले मुझे देखने आ रहे थे। मैं अंदर ही अंदर काफ़ी बेचैन सी हो गई थी। गांव के मंदिर में एक ऐलान की आवाज़ गूंजी, जिसमें एक लड़की की अर्थी का ऐलान किया जा रहा था। अभी ऐलान हो ही रहा था कि दादी माँ सर्द आहें भर रही थी। सर्द आहें भरकर अफसोस से बोली कि चौधरी की बहू का देहांत हो गया है। अभी कल ही तो बेचारी की विदाई हुई थी। दादी माँ के अल्फाज पर मैं ध्यान दे रही थी कि तभी ताई जी की आवाज़ गूंजी, जिन्हें सुनकर मैं हैरत में गिरफ्तार हो गई। दिल में कई सवाल जन्म लेना शुरू हो गए। वह बोली कि माँ जी, अब जब दुल्हन को पहली ही रात घोड़ों के पास भेजा जाएगा, वे भी ऐसी नस्ल के, तो बेचारी दुल्हन क्या करेगी। इस बच्ची की तो उम्र भी सिर्फ 16 साल थी। सारी रात चीखती रही, रोती रही, मगर कोई इसकी पुकार पर वहां ना गया। जब सुबह देखा तो उसका देहांत हो गया अस्तबल में। मैं अभी भी उनके यहाँ से ही होकर आई हूँ। ताई जी की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जिस्म पर यूं महसूस हुआ जैसे चींटियां रेंग रही हो। मैंने ताई जी की तरफ देखा और फिर दादी माँ की तरफ। ये कैसा बयान था। शादी की पहली रात दुल्हन अस्तबल में क्या कर रही थी और घोड़ों का नई नवेली दुल्हन से क्या रिश्ता है। मैं इसी सोच में घिरी हुई थी। दादी माँ से पूछ बैठी कि दादी माँ, आपको वहाँ जाना चाहिए जहाँ देहांत हुआ है। आखिर ऐसा क्या हुआ जो वह मर गई। मेरे सवाल पर दादी माँ ने आंखें निकाल कर मेरी तरफ देखा और बोली कि मैं ऐसी डरपोक और कायर की मौत पर अफसोस करने क्यों जाऊं। एक घोड़ा नहीं संभाला गया छोटा सा, तो काम करना था, वह भी नहीं कर सकी। मेरी नज़र में ऐसी लड़की दगाबाज है जो ना पति की बनकर रह सकती थी, ना ही इससे वफादार हो सकती थी। मर गई तो मर गई, तुम तैयारी करो, आज तुम्हारे रिश्ते वाले आ रहे हैं। मेरी दादी माँ के इतने रूखे अल्फाज सुनकर उन्हें बहुत हैरानी से देख रही थी। मुझे दिल में दुख हुआ, कितना पत्थर दिल था उनका, मगर इसी के साथ मेरे दिमाग में ये भी सोचे थी कि आखिर क्या हुआ होगा इसके साथ जो मर गई। एक बार फिर मेरे दिमाग में वे चीखों की पुकार गूंजने लगी। मैं कब कभी लेकर रह गई। कुछ देर बाद मैं दादी और माँ के कहे मुताबिक तैयार हो गई। मैं काफ़ी झिझक महसूस कर रही थी। मेहमान आ चुके थे और मैं उनके साथ बैठे अब खुद को नॉर्मल महसूस कर रही थी। इस वक्त वहाँ मेरे होने वाली सास और शादीशुदा ननद मौजूद थी। मुझे देखते ही उन्होंने अपनी तरफ से बात पक्की कर दी। मेरे माँ बाप को भी कोई एतराज़ ना था, इसलिए 1 घंटे के दौरान ही मुझे अंगूठी पहनाकर बात पक्की कर दी गई और इसी के साथ अगले हफ्ते शादी के दिन की तारीख पक्की कर दी गई। मैं थोड़ी बहुत परेशान हुई। मुझे हैरानी थी कि आखिर मेरा होने वाला पति कैसा होगा और कौन होगा, पढ़ा लिखा होगा भी कि नहीं, शक्ल और सूरत और किरदार कैसा होगा। ऐसे कई सवालात मेरे दिमाग में आ रहे थे, मगर मैं अपने गांव और ख़ास तौर पर अपनी दादी माँ के गुस्से से वाकिफ़ थी, इसलिए उनके फैसले को दिल से अपना लिया। यहाँ पर मेहंदी का कोई रिवाज ना था, एक ही दिन शादी और दावत की जाती थी। मेरी माँ खुश थी, मगर उसके साथ ही मैंने उनके चेहरे पर परेशानी के आसार भी देखे थे। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, मेरी बेचैनी और अजीब सा डर बढ़ता जा रहा था। मेरी शादी के लिए तमाम ज़रूरियात की चीज़ें और दहेज ले जाया गया। तभी एक दिन मैं जब कमरे में सो रही थी तो अचानक कुछ आवाज़ों ने मेरी नींद में खलल डाली। वह आवाज़ें मुझे सुनाई दे रही थी, जैसे कोई राज़दाराना बात कर रहा हो। मैं पूरी तरह जाग गई, मगर अपनी आंखें नहीं खोली थी। जो बात मुझे सुनाई दी, उन्हें सुनने के बाद मेरा वजूद सूखे पत्ते की तरह थर थर काँप गया। पूरे वजूद में एक सनसनी की लहर दौड़ गई। मेरी माँ ताई जी को कह रही थी कि शादी करीब आ रही है, मुझे खुशी है कि वह अपने घर की हो जाएगी। रमन एक अच्छा और समझदार लड़का है, मगर जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं मुझे बेहद फिक्र होने लगी है अपनी बच्ची की। माँ की इस बात पर ताई जी बोली कि फिक्र ना करो, जो भी होगा बेहतर होगा। मैं और तुम भी तो इस गांव की है, जब हमने वह सब अच्छे से कर लिया तो ये भी कर लेगी। ताई माँ को हिम्मत बांधने को कह रही थी और माँ दोबारा कहने लगी कि वह घोड़ों से बहुत डरती है, इसे बहुत डर लगता है।
ये भला कैसे उनके पास जा सकेगी? मुझे बहुत डर लग रहा है। ये सोचकर काश ऐसी रस्म ना बनी होती हमारे गांव की। माँ के अल्फाज ने मेरे अंदर तूफान खड़ा कर दिया। मैं डर के मारे दिमाग सुन्न करने लगी थी। आखिर ऐसा क्या था जो वह मुझसे छिपा रही थी? अब एक और परेशानी ने मुझे घेर लिया था। मैं कैसे भूल गई थी कि उस रात जिस लड़की की चीखने और पुकारने की आवाज़ आ रही थी वह पहली रात की दुल्हन थी और फिर उसकी सुबह मौत हो गई। मेरे दिमाग में तो बिल्कुल ही ये बात नहीं आई थी। शादी तो 2 दिन बाद मेरी भी थी, तो क्या मेरे साथ भी ऐसा कुछ होना था? क्या मुझे भी अस्तबल में लेकर जाया जाना था? मैं सांस रोक कर उनकी सारी बातें सुनती रही, जिनमें से कुछ मेरी समझ से बाहर हो रही थी। मैं अब खामोश नहीं रहना चाहती थी। मुझे इस बात की तह तक जाना था। मैं फौरन उठी और जाकर अपनी माँ और ताई के पास खड़ी हो गई। मेरे अंदाज भाप कर उनके चेहरे के रंग उड़ गए। वह हड़बड़ा कर बोली कि ऐसे क्यों देख रही हो हमें? मैंने उन्हें सवालिया नज़रों से देखते हुए कहा कि मैंने आप दोनों की सारी बातें सुन ली है। मुझे बताइए कि सच क्या है? वह लड़की क्यों मारी? क्या हुआ था इस रात उसके साथ? वह क्यों इतना चीख रही थी? वह घोड़ों के अस्तबल में क्या कर रही थी? मेरी बात सुनकर मेरी माँ ने मुझसे नजरें चुरा ली, जबकि ताई जी ठंडी सांस भरकर मेरी माँ से बोली, क्या लगता है सच बताने का वक्त आ चुका है? बेहतर है कि इसे सच बता दिया जाए, इसी में बेहतरी है। शादी में 2 दिन रह चुके हैं और सच्चाई जानकर ये भी खुद को उन सब के लिए तैयार कर लेगी। ताई के अल्फाज मेरी सांस को रोक रहे थे और मुझे अपना ब्लड प्रेशर लो होता महसूस हो रहा था। मेरी माँ ने मेरी तरफ देखा और बोला, उनके अल्फाज में बिल्कुल गौर से सुन रही थी। वो कहने लगी कि हमारे इस गांव के कुछ रीत और रिवाज है जिनको पूरा किए बगैर हमारी शादी पूरी नहीं हो सकती। तुम बचपन से ही शहर में रह रही हो, इसलिए इन रस्मों को जान न सकी, मगर शायद अब वक्त आ गया है कि तुम्हें बता दिया जाए। माँ के अल्फाज मुझे बहुत बेचैन कर रहे थे। मैं बोली कि माँ बताएं साफ साफ कि आखिर क्या बात है। मुझसे सब्र नहीं हो रहा था। इस बात पर माँ बोली कि हमारे गांव के रिवाज के मुताबिक शादी की पहली रात दुल्हन को अस्तबल जाना पड़ता है और वहां जाकर कुछ खास रस्में अदा की जाती है, जिन्हें अदा करके ये दुल्हन को अपने पति के पास जाने की इजाज़त होती है। माँ कुछ बोलती कि अचानक से दादी माँ की गुस्से की भरी आवाज़ गूंजी, ये क्या कर रही हो तुम? हमारे रिवाज को तोड़ रही हो? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई शादी से पहले इसे ये सब बताने की? दादी माँ की बातों पर माँ नादम सी हो गई और कहने लगी कि वह बस इसलिए बता रही थी कि मेरा डर खत्म हो सके। मगर दादी माँ ने माँ और ताई को अच्छी खासी बातें सुना दी और मुझे अपने साथ अपने कमरे में ले गई और सख्ती से कहा कि अब जब तक शादी ना हो जाए वह मेरे साथ मेरे कमरे में ही रहेगी। उसके बाद मेरे चेहरे पर लाली की जगह पीलापन आ गया था। मैं काफ़ी परेशान हो चुकी थी। मुझे किसी भी चीज़ की कोई खुशी नहीं थी, सिर्फ खौफ था और बेहद डर पूरे वजूद में समा चुका था। 2 दिन यूं गुजरे जैसे चंद लम्हे हो। आखिर वो दिन आ गया जब मुझे गांव के रीति रिवाज के मुताबिक दुल्हन बनाया जा रहा था। मैं दुल्हन के जोड़े में थी, दादी माँ के पास बैठी थी। मेरे चेहरे पर कोई खुशी या हया की झलक नहीं थी, बस बेचैनी और अफसोस की झलक रही थी। मेहमानों के लिए तमाम इंतज़ाम वही किए गए थे। मैं दुल्हन बनी बैठी सबकी नज़रों का मरकज़ बनी थी। हर कोई मेरी सास की पसंद पर तारीफ कर रहा था। शादी हुई तो मैं एक पल को खुश हुई और अपनी नई जिंदगी के बारे में सजाने लगी। मैंने अभी तक अपने पति को नहीं देखा था। आखिर कुछ देर बाद खाने से निमटकर जब सभी मेहमान जाने लगे तो मुझे भी विदा कर दिया गया। दिल में कई सवाल और कुछ शिकवे लिए मैं अपने माँ बाप से जुदा लेकर रुखसत हो गई। मगर हैरानी तब हुई जब हमारी गाड़ी मेरे ससुराल जाने के बजाय अस्तबल की तरफ मोड़ दी गई। मेरा दिल पूरी तरह धड़क रहा था और फिर यूं महसूस हुआ जैसे धड़कना ही भूल गया हो। मेरा पूरा वजूद कपकपाने लगा था। मैंने एक नज़र अपने साथ बैठी अपनी ननद पर डाली, जो मेरी परेशानी भाप कर बोली कि कुछ नहीं होगा, परेशान मत हो, तुम एक बहादुर लड़की हो। अस्तबल के पास गाड़ी रोक दी गई और वहाँ से आगे मुझे मेरी सास और दादी माँ अंदर ले जाने लगी। मुझे अस्तबल को देखकर ही डर लग रहा था, न जाने अंदर मेरे साथ क्या होने वाला था। मैंने बहुत मुश्किल से उनसे बोलकर कहा कि मुझे यहाँ क्यों लेकर जा रहे हैं आप लोग। मेरे सवाल पर वह बोले कि अभी अंदर चलो, फिर तुम्हें सब कुछ समझाते हैं। उनकी बात पर मैं फौरन हैरानी से बोली कि मुझे घोड़ों से डर लगता है, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। मेरी इस बात पर मेरी सास बोली कि बेटा, अगर अंदर नहीं गई तो रस्म कैसे पूरी होगी। इतना कहकर मेरी दादी माँ और सास मुझे ज़बरदस्ती पकड़कर अंदर ले गई। अंदर दाएं और बाएं घोड़े बंधे थे। मेरा दिल मुंह के रास्ते बाहर आने को था। मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी। मेरी आंखों से आंसू निकल आए।
मैं रोने लगी और उनसे अपने बाजू छुड़वाने लगी। तभी दादी माँ ने मेरा बाजू झटका और बोली कि रोना बंद कर, दुल्हन ऐसे रोती नहीं है, तू क्यों अपना मजाक बनवा रही है। मैं उनकी मिन्नतें करने लगी कि मुझे घर जाना है। मेरी नज़र मेरे पति को ढूंढ रही थी, मगर वहाँ कोई भी ऐसा मौजूद नहीं था जिसे लगता कि वहाँ दूल्हा है। तभी मेरी सास ने मुझे वहाँ मौजूद लड़की की कुर्सी पर बैठाया और बोली कि देखो बेटा, हमारे यहाँ कुछ रस्में होती है जिनको पूरा करना हर शादीशुदा लड़की के लिए ज़रूरी होता है। ऐसा करने से एक तो ये पता चलेगा कि तुम अपने पति के साथ कितनी वफादार होगी, और दूसरा ये कि तुम अपने ससुराल वालों के लिए, उनकी खुशी के लिए किस हद तक जा सकती हो। हर वह लड़की जो इस रस्म को ठीक से निभा देती है वह अपने ससुराल में इज्जत से जी रही है, मगर वहीं कुछ लड़कियां डर के मारे अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठती हैं। तुम एक अच्छी लड़की हो, इसलिए बहादुर बनो और जो ये सब साहब कहते हैं वह करो। मेरे हाथ पाँव फूल रहे थे, मेरा दिल काँप रहा था। मैं वहाँ से भाग जाऊं, मगर मेरी टांगें मेरा साथ नहीं दे रही थी। वो साहब एक अधेड़ उम्र के बाबा थे जो लाठी पकड़कर चलते हुए मेरे पास आए, मेरे सर पर हाथ रखा और बोले कि तुमने अब एक काम करना है। इसके बाद वह जो बोले, मेरी रूह मुझे जिस्म से अलग होती महसूस हुई। मैं चकरा कर अपनी सास के कंधे पर गिरी। ये कैसा गाँव था, कैसे रिवाज थे। मुझे इस पर वहाँ मौजूद हर शख्स पर बहुत गुस्सा आया, यहाँ तक कि अपने पति पर भी, जिसे मैंने देखा भी नहीं था। वह बोले कि सामने वाले सफ़ेद घोड़े के पास जाओ और इसकी पूंछ से मुट्ठी भर बाल काट कर लाओ। वह बाकायदा मुझे कैंची पकड़ाते हुए बोले। मैं बहुत रोने लगी थी और दादी माँ से लिपट गई कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकती, मुझे बहुत डर लगता है। मगर मेरी बात कौन मानता, सब तो वहाँ मेरे दुश्मन बने थे। उन्होंने मेरी एक ना सुनी और मुझे बाल काटने के लिए आगे भेजा। मैं डरते डरते कदम उठाती घोड़े के पास जाने लगी। 10 कदम की दूरी पर वह घोड़ा मौजूद था। मुझे डर महसूस हो रहा था। मैं बच्चों की तरह रोते हुए कहने लगी कि मुझे शादी नहीं करनी, मुझे वापस शहर जाना है। मेरी बात सुनते ही दादी माँ गुस्से से आगे बढ़ी और मुझ पर हाथ उठा दिया। मुझे थप्पड़ लगता इससे पहले ही मेरी सास ने उनका हाथ पकड़ लिया। वह मुझे कई बात सुनाने लगी। मैं जान चुकी थी कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं। मैं दोबारा से घोड़े की तरफ बढ़ी। अभी थोड़े कदम दूर थी कि एक लड़का बाहर से भागता हुआ अंदर आया। मैं लगातार रो रही थी, बहुत मुश्किल से घोड़े से 2 फीट दूर खड़ी थी। अब तक बातें हाथों से उसकी पूंछ को पकड़ने ही वाली थी कि घोड़ा देखते ही देखते पीछे मुड़ा। उसने अपनी टांग मुझे मारने के लिए उठाई। इसी पर उस लड़के ने आगे बढ़कर मुझे झटक से अपनी तरफ खींचा। मैं और वो दोनों ज़मीन पर गिरे थे। घोड़े की टांग मेरे सर पर लगने से तो बच गई, मगर मेरा बाया बाजू इसके पैरों में आ चुका था। मैं दर्द से करहा रही थी, जबकि घोड़ा अभी भी उछल रहा था और हमारी तरफ आ रहा था। इस लड़के ने मुझे उठाया और गुस्से से मेरी सास और दादी माँ को डांटने लगा। मैं डर और खौफ की मूरत बनी उसके साथ खड़ी उसका चेहरा देखने लगी। वह मेरी ही उम्र का लड़का था। वह कहीं से भी इस गांव के अनपढ़ लोगों जैसा नहीं लग रहा था। उसके बात करने के अंदाज से मैं पहचान गई थी। मैं ख्यालों से तब बाहर निकली जब उसने मेरी सास को माँ कहकर पुकारा। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं माँ? जब मैंने कहा था कि मुझे ऐसे किसी भी रस्म का हिस्सा नहीं बनना, तो फिर क्यों आप मुझे धोखे से घर बेचकर मेरी बीवी को यहाँ लेकर आई हैं? अपने रिवाज और रस्में बंद कर दें। कितनी मासूम लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करेंगे आप। सब घोड़े के बाल काट कर, इससे पति की नज़र उतार कर उन्हें जलाने से कौन सा पुण्य मिल जाता है? माँ, क्या घोड़े के बाल से ही लड़के की ज़िंदगी लंबी होती है या ससुराल में इज्जत मिलती है? ये सारे जज्बात तो दिल से आते हैं। किसी जानवर के बालों के मोहताज नहीं होते ऐसे रिश्ते। वह लड़का यानी रमन मेरा पति था। मैं उसे टकटक देख रही थी। मेरा सारा डर और बेचैनी दूर हो गई है। वह तो मेरी सोच से बिल्कुल अलग निकला था, बिल्कुल मेरी तरह ही समझदार था और ऐसे रस्मों रिवाजों के नाम को ना मानने वाला था। दादी माँ और सास शर्मिंदा थी, मगर उनकी रस्मों की वजह से गांव की कितनी लड़कियां मर चुकी थी, या फिर अपनी एक आँख खो चुकी थी, या हाथ पांव तुड़वा चुकी थी। इस वाक्य के बाद मेरी दादी माँ और सास की आंखें खुल गई, मगर बाकी गांव वाले अभी भी ऐसी रस्मों पर तुले हुए हैं। मेरी दादी माँ शर्मिंदा थी, जबकि सास सुबह शाम कॉल करके माफिया मांगती। इसी शाम अस्तबल से मेरा पति मुझे लेकर शहर आ गया, क्योंकि वह भी शहर में ही पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी कर रहा था। हमारी शादी को 1 महीना गुजर चुका था, मगर मेरा पति अपने ख़ानदान वालों से सख्त नाराज़ था।
हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके थे और बेहद खुश थे। मगर हाँ, इस शाम घोड़े की टांग लगने की वजह से मेरा बायां बाजू ज़रूर ख़राब हो गया था। मगर डॉक्टर का कहना था कि कुछ महीने ध्यान रखने से वह भी दोबारा से हरकत करने लगेगा। शायद ये धक्का ज़रूरी था मेरे घर वालों की सोच बदलने के लिए और ऐसी रस्मों से खुद को आज़ाद करवाने के लिए। ये सब होने से उनकी सोच बदल गई। धन्यवाद दोस्तों।